21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने जिस मुगल सत्ता को स्थापित किया था, वो मुगल सत्ता उसके बाद के शासकों ने संभाले रखी। लेकिन ये दौर 1707 ईस्वी तक ही कायम रह सका, जब औरंगजेब इसका शासक बना रहा। लेकिन 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो ये मुगल साम्राज्य काल के गर्त में समाने लगा। औरंगजेब का काल ही वो दौर था जिस समय भारत के अंदर अलग अलग क्षेत्रों के अंदर और भी शक्तियां सर उठा रही थी। इसी समय हिंदू जाट राज्य जो अपने चरम पर थे, और इसी प्रकार एक उत्तर भारत का बड़ा क्षेत्र जाटों के प्रभाव में आता जा रहा था। और यही वो दौर था जब शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी, और शिवाजी के साथ साथ संभाजी, राजाराम, ताराबाई आदि ने भी औरंगजेब के साथ संघर्ष किया था। इस प्रकार मराठा भी उस समय एक बड़ी शक्ति थे, और औरंगजेब का दौर ही वो दौर था जब विदेशी शक्तियां या यूरोपीय शक्तियां भारत में प्रभावी होने लगी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फ्रेंच कंपनी आई, और इन कंपनियों ने, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी आगे रही, उस कंपनी ने बंगाल में अपना केंद्र बनाना चाहा, और इसके लिए उन्हें देसी रियासतों के प्रतिरोध का सामना भी करना पड़ा। लेकिन ये कंपनियां 1700 ईस्वी तक उन देसी रियासतों के प्रतिरोध को समाप्त करने में कामयाब हो चुकी थी। लेकिन इस समय जो बड़ा साम्राज्य व्यवस्थित हुआ था मुगलों के पश्चात, वो था मराठा साम्राज्य, जिसके सूत्रधार थे मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु का समय जो 1707 है, उस समय शाहू महाराज है वो शासक बने। देखिए, शाहू संभाजी के पुत्र थे, लेकिन वो औरंगजेब की कैद में थे। इसलिए ताराबाई जो कि मराठा शासिका थी, उसने अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय को राजा घोषित कर दिया था। लेकिन शाहू है वो औरंगजेब के पश्चात वापस कैद खाने से बाहर आए, और अब मराठों के दो धड़े हो गए। ताराबाई का पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम से शासक था, इधर शाहू शासक था। अब ताराबाई और शाहू के बीच द्वंद्व शुरू हो गया, और मराठा साम्राज्य जो शिवाजी ने खड़ा किया था वो लड़खड़ाने लगा था। क्यों कि दो शक्तियां आपस में लड़ रही थी, ताराबाई और शाहू। बालाजी विश्वनाथ ने शाहू का साथ दिया, और शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को 1713 ईस्वी में पेशवा बनाया, और बालाजी विश्वनाथ ने 1713 से लेकर 1720 ईस्वी तक इस पेशवा के पद को संभाले रखा। और उन्होंने मुगलों से 1719 में दिल्ली की संधि करने पर काम किया, और दिल्ली की संधि जो मुगलों से उन्होंने की थी वो मराठा साम्राज्य का मेघना कार्टा कहलाई, और बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य की द्वितीय संस्था के रूप में देखा जाने लगा या कहा जाने लगा। देखिए, ताराबाई और शाहू का जो संघर्ष है, उसी संघर्ष ने मराठों के पेशवा को बलशाली बना दिया था। क्योंकि औरंगजेब के पश्चात जो मुगल शासक बने, वो मुगल शासक इतने प्रभावशाली नहीं रहे जो कि इस बढ़ते हुए मराठों के प्रभाव को रोक पाते। देखिए, औरंगजेब के बाद जो शासक बने उनमें पहला है बहादुर शाह प्रथम। औरंगजेब के बाद उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ। इस उत्तराधिकार के संघर्ष में विजय होकर बहादुर शाह प्रथम है वो मुगल शासक बने, और इन्होंने ज्यादा लंबे समय तक काम नहीं किया, और कुछ इतिहासकारों के अनुसार तो ये अंतिम बादशाह माने जा सकते हैं जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। बहादुर शाह प्रथम है वो 1707 में जिस उत्तराधिकार संघर्ष को लड़ता है वो युद्ध जाजव का युद्ध कहलाता है, और उसी के बाद वो शासक बनता है। जब इसकी मृत्यु 1712 ईस्वी में हुई थी तो कहते हैं कि 1 महीने तक इसका शव बिना दफनाए पड़ा रहा था। इसके पुत्रों ने इतनी निर्जलता दिखाई थी। इसके अलावा इतिहासकार खफी खां तो ये कहता है कि बहादुर शाह शासन कार्यों के प्रति बड़ा लापरवाह था, इसलिए उसे शाहे बेखबर कहा गया है। जहांदार शाह इसके पश्चात शासक बने।
देखिए, बहादुर शाह के पुत्र जहांदार शाह है, वो अपने भाई अजीमुस्सान, रफीउस्सान तथा जहां शान की हत्या करके मुगल बादशाह बना था। और एक शक्तिशाली ईरानी अमीर था जुल्फिकार खान, जिसकी सहायता से ये राजा बना था। तो अब जुल्फिकार खान अब यहाँ प्रभावी हो रहा था और जुल्फिकार खान ने भू राजस्व की वसूली को ठेके पर देने की प्रथा को बढ़ावा दे दिया। साथ ही साथ जुल्फिकार खान ने उस समय के प्रभावशाली जाट शासक चूड़ामन और बुंदेला शासक छत्रसाल के साथ भी अच्छे संबंध बना लिए थे। जहांदार शाह ने दक्कन में मराठों को चौथ और सरदेश मुखी वसूली का अधिकार भी दे दिया था। जहांदार शाह ने जयपुर के शासक सवाई जयसिंह को मिर्जा राजा सवाई की उपाधि दी और 7,000 का मनसब दिया था। जहांदार शाह एक अत्यधिक भ्रष्ट और अनैतिक चरित्र का व्यक्ति था, जिस पर एक वेश्या या रखेल लाल कुंवर का बहुत ज्यादा प्रभाव था। बाद में जहांदार शाह के भाई थे अजीमुस्सान, जिसकी हत्या जहांदार शाह ने करवा दी थी। उसी अजीमुस्सान के पुत्र फर्रुखसियर ने हिंदुस्तानी अमीर सैयद बंधु अब्दुल्ला खां और हुसैन अली का सहयोग लिया और जहांदार को अपदस्थ कर दिया और जहांदार शाह अपनी प्रेमिका लाल कुंवर के साथ भाग गया, लेकिन बाद में उसे पकड़ लिया गया और उसे मारा गया और तत्पश्चात है वो फर्रुखसियर शासक बना। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के रूप में भी माना जाता है। इस प्रकार जहांदार शाह केवल 11 महीने ही शासन कर पाया और उसके पश्चात 1713 ईस्वी में फर्रुखसियर गद्दी नशीन होता है। इस प्रकार फर्रुखसियर 1713 ईस्वी में मुगल शासक बनता है और ये 1713 ईस्वी ही वो ईस्वी मराठाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी समय बालाजी विश्वनाथ है वो मराठों का पहला पेशवा बना था। क्योंकि मराठों के अंदर छत्रपति की बजाय पेशवा का प्रभाव अभी से स्थापित होना शुरू हो गया था और ये स्थापित करने वाला था बालाजी विश्वनाथ, जिसका समय लगभग 1713 से 1720 तक रहा था और ये समय 1713 से 1719 तक फर्रुखसियर का भी रहा था। लेकिन उधर मुगल है वो उन्नति की बजाय अवनति की ओर थे, पतन की ओर जा रहे थे और वहीं मराठा साम्राज्य जिसे शिवाजी महाराज ने स्थापित किया था वो उत्थान की ओर जा रहा था। क्योंकि मुगलों के बाद कोई शक्ति बनी थी तो वो शक्ति खड़ी हुई थी मराठा साम्राज्य। इधर फर्रुखसियर जिन सैयद बंधुओं की सहायता से शासक बना था, दरअसल वो सैयद बंधु अब्दुल्ला खान और हुसैन अली थे, जो हिंदुस्तानी गुट के अमीर थे। हिंदुस्तानी गुट में विदेशी मूल के वे मुसलमान थे जिनका जन्म भारत में हुआ था। सैयद बंधु इतिहास में किंग मेकर या राजा बनाने वाले के नाम से जाने गए हैं। फर्रुखसियर ने असद खां की जागीरें जब्त कर ली और जुल्फिकार खान को फांसी दे दी, जिसका प्रभाव अब तक बढ़ा हुआ था। फर्रुखसियर ने तुरानी दल के एक अमीर चिनकिलीज खान को दक्षिण के 6 मुगल सूबे की सूबेदारी प्रदान कर दी और उसे निजामुल मुल्क और खान खाना की उपाधि भी प्रदान कर दी। इसके अलावा फर्रुखसियर के समय की एक विशेष महत्वपूर्ण घटना है सिखों के नेता बंदा बहादुर की गुरदासपुर में 1716 के अंदर जून के महीने में दिल्ली में निर्मम हत्या कर देना। इन्हीं के समय एक अंग्रेज डॉक्टर हैमिल्टन ने फर्रुखसियर के एक असाध्य रोग की चिकित्सा कर दी, जिससे फर्रुखसियर राजी हो गया और उसने 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को बिना सीमा शुल्क व्यापार करने की छूट प्रदान कर दी, जिसे दस्तक कहा गया और इसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी की मेगना कार्टा के रूप में भी देखा गया है। लेकिन इस समय तक सैयद बंधुओं का प्रभाव बढ़ने लगा था। उनके प्रभाव को रोकने के लिए फर्रुखसियर ने षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। सैयद बंधु हुसैन अली ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ से 1719 में दिल्ली की संधि कर ली थी और इसी के तहत चौथ और स्वदेश मुखी कर वसूल करने का अधिकार समस्त दक्षिण में मराठों को मिल गया था। तो ये फर्रुखसियर के समय की ही घटना थी। हुसैन अली खान ने मराठा सैनिकों के साथ दिल्ली में आना हुआ और सैयद बंधुओं ने महत्वपूर्ण अमीरों को अपने पक्ष में कर लिया और फर्रुखसियर को हटाया और अप्रैल 1719 में उसका वध कर दिया। फर्रुखसियर इतिहास में घृणित कायर के रूप में भी देखा जाता है और साथ ही साथ
फर्रुखशेर ने गद्दी पर बैठते ही जजिया कर को समाप्त किया था। हालांकि पूरी तरीके से मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा 1720 ईस्वी में जजिया कर हटाया गया था, लेकिन फर्रुखशेर की मृत्यु के पश्चात एक ही साल के अंदर सैयद बंधु ने 3 शासक बनाए, रफीउ दर्जात, रफीउ दौला। लेकिन ये एक के बाद एक को बनाते गए और हटाते गए और अंत में इन्होंने मोहम्मद शाह को 1719 में शासक बनाया, जो कि 1748 तक मुगल शासक रहे थे। लेकिन इस दौरान तक मराठों का प्रभाव है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, जो मुगल साम्राज्य के लिए एक बेहद चुनौती साबित होने वाला था। और इसी प्रकार जाटों का साम्राज्य था वो भी बढ़ा चला आ रहा था। मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला के समय की प्रमुख घटना है सैयद बंधुओं का अंत। देखिए, सैयद बंधुओं के अंत के पश्चात यहाँ मराठों के अतिक्रमण को रोकने के लिए भी प्रयास किया जाने लगा। देखिए, इस समय बाजीराव प्रथम है वो 1720 ईस्वी में पेशवा बन गए थे और वो मुगल सत्ता को उखाड़ना चाहते थे। और बाजीराव प्रथम के सगे जो मराठा शक्ति थी वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। बाजीराव प्रथम मराठों में भारत में प्रथम श्रेणी की शक्ति बनाने में कामयाब हुआ था और बाजीराव प्रथम को एक लड़ाकू पेशवा के रूप में जाना गया। उनका कहना था कि मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जरूरी है कि हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी। इस प्रकार वो मुगल सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहता था। इधर जब दक्षिण के अंदर जो निजामुल मुल्क है वो भारी हो रहा था, लेकिन निजामुल मुल्क है उसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए मोहम्मद शाह ने क्या किया, मुबारिज खान को भेजा। लेकिन 1724 में सकूर खेड़ा का युद्ध हुआ और निजामुल मुल्क ने दक्षिण के मुगल सूबेदार मुबारिज खां को हरा दिया और उसको हराकर 1724 में हैदराबाद नामक एक नए स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली और मोहम्मद शाह ने उसे आसफ जहां की उपाधि प्रदान कर दी। इस प्रकार निजामुल मुल्क है वो दक्षिण में हैदराबाद का मुखिया बन गया। मोहम्मद शाह रंगीला ने जाट सरदार चूड़ामन से दोस्ती कर ली और साथ ही साथ मराठा शासक शाह को दक्कन के 6 प्रांतों के चौथ और स्वदेश मुखी वसूलने के अधिकार को दे दिया था। नए पेशवा बने बाजीराव प्रथम ने अपने राज्य विस्तार की नीति अपनाई और ये नीति उसने कृष्णा से अटक तक या कटक से अटक तक के नारे के साथ अपनाई थी। उसने 1728 ईस्वी में निजामुल मुल्क को पाल खेड़ा के युद्ध में हरा दिया और 6 मार्च 1728 को मुंगी सिंह गांव की संधि हुई, जिसमें निजाम ने मराठों को चौथ और सरदेश मुखी देना स्वीकार कर लिया। इसी के साथ दक्कन में मराठों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई थी। इसके अलावा दिसंबर 1728 में ही अमझेरा के युद्ध में बाजीराव के भाई चिमनाजी अप्पा ने मालवा प्राप्त कर लिया और साथ ही साथ बाजीराव प्रथम ने गुजरात भी प्राप्त कर लिया। ये क्षेत्र मुगलों से उन्होंने छीने थे। बुंदेलखंड के छत्रसाल बुंदेला को भी 1730 ईस्वी में इलाहाबाद के मुगल गवर्नर मोहम्मद खान बंगस की कैद से आजाद करवा लिया। इसलिए छत्रसाल ने भी आधा बुंदेलखंड बाजीराव को प्रदान कर दिया। इस प्रकार मराठों का जो प्रभाव है वो बाजीराव पेशवा प्रथम के समय बढ़ता जा रहा था। 1731 में वारणा की संधि हुई। इस संधि के द्वारा संभाजी द्वितीय द्वारा साहू की अधीनता स्वीकार कर ली गई। इस वारणा की संधि ने मराठों में जो उपद्रव हो रहा था उसमें एक प्रकार से शांति स्थापित हो गई थी। इस प्रकार मराठों की रियासतें जो आपस में लड़ रही थी उन्होंने वारणा की संधि के तहत शांति स्थापित कर दी। 1732 में बाजीराव ने एक इकरारनामा तैयार किया जिसमें मल्हार राव होलकर, राणोजी सिंधिया, दत्ताजी गायकवाड़ और रघुजी भोसले के हिस्सों की व्यवस्था की गई थी। इस समझौते ने 4 भावी मराठा रियासतों की आधारशिला रख दी थी। पेशवा बाजीराव प्रथम को एक अपराजय योद्धा के रूप में भी जाना जाता है। इसी बाजीराव ने 1733 ईस्वी में जंजीरा के सिद्धियों के विरुद्ध अभियान किया और उन्हें मुख्य भूमि से
खदेड़ दिया। इसके पश्चात मार्च 1737 में बाजीराव प्रथम ने 500 घुड़सवारों की टुकड़ी के साथ दिल्ली पर तेज गति से आक्रमण किया और 14 दिन का सफर मात्र उसने 2 दिन में तय कर लिया और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के महल तक पहुंच गया था। इसके बाद जुलाई 1737 ईस्वी में मुगल बादशाह ने निजाम को मराठों से युद्ध लड़ने के लिए भेज दिया, किंतु दिसंबर 1737 ईस्वी में भोपाल का युद्ध हुआ। इसमें निजाम बाजीराव प्रथम से दोबारा हार गया और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप 17 जनवरी 1738 ईस्वी को दुरई सराय की संधि हुई, जिसके अनुसार निजाम ने संपूर्ण मालवा प्रदेश, गुजरात व नर्मदा से चंबल तक के इलाके मराठों को सौंप दिए थे। उत्तर भारत ने भारत में पहली बार मालवा में पैर पसारे थे। 1739 ईस्वी में बाजीराव ने पुर्तगालियों से सालसेट व बेसिन छीन लिए। यूरोपीय शक्ति के विरुद्ध यह मराठों की एक महान विजय मानी गई है। बसीन में पुर्तगालियों के उत्तरी क्षेत्र की राजधानी थी और गोवा उनके दक्षिणी क्षेत्र की राजधानी थी। बाजीराव ने शिवाजी की गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को काफी आगे बढ़ा दिया था। बाजीराव प्रथम सबसे कुशल सेनापति पेशवा था। वह शिवाजी के बाद दूसरा सबसे बड़ा छापामार योद्धा था। बाजीराव प्रथम ने हिंदू पद पातशाही का आदर्श रखा, लेकिन उसके बाद उसके पुत्र बाजीराव ने इसे समाप्त कर दिया था। बाजीराव प्रथम को इतिहास में उसकी रखेल या प्रेमिका मस्तानी के कारण भी जाना जाता है। दरअसल मस्तानी राजा छत्रसाल और ईरानी मूल की महिला रूहानी बही बेगम की पुत्री थी। बाजीराव से मस्तानी ने विवाह किया, उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम कृष्णा राव रखा गया, लेकिन मस्तानी के मुस्लिम माता से जन्म लेने के कारण उसकी शादी को ब्राह्मणों ने स्वीकार नहीं किया और उसका जनेऊ उपनयन संस्कार भी नहीं किया। परिणाम स्वरूप कृष्णा राव की परवरिश एक मुस्लिम के रूप में की गई और उसको नाम दिया गया शमशेर बहादुर। बाजीराव की मृत्यु के कुछ दिनों पश्चात ही मस्तानी की भी मृत्यु हो गई। बाजीराव प्रथम को वृहद महाराष्ट्र की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। उसके समय में मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। इस प्रकार मुगलों के एक विशाल पैमाने पर क्षेत्रों को कब्जा करना और मराठा साम्राज्य को खड़ा करना, ये एक बड़ी उपलब्धि थी। मराठा राज्य संघ में कालांतर में पूना के पेशवा के सहयोगी के रूप में 4 प्रमुख मराठा राज्यों का उदय हो गया और 1750 ईस्वी तक मराठा राज्य पेशवा के नेतृत्व में एक राज्य संघ बन गया था और मराठा संघ के 5 सदस्य थे। पूना के पेशवा, नागपुर के भोंसले, बड़ौदा के गायकवाड़, ग्वालियर के सिंधिया और इंदौर के होलकर। पेशवा बाजीराव प्रथम है, उनका जीवन काल 1740 तक रहा था। इधर मराठे मजबूत होते जा रहे थे और मुगल कमजोर, और इस समय मोहम्मद शाह है वो राजा थे। मोहम्मद शाह के समय उर्दू और संगीत का सर्वाधिक विकास माना जाता है और मोहम्मद शाह एक विलासी आचरण के व्यक्ति थे, इसीलिए इनको रंगीला कहा गया है। देखिए, मोहम्मद शाह रंगीला ही वो व्यक्ति थे जिनके समय नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। दरअसल 1739 ईस्वी में नादिर शाह के आक्रमण का सामना मोहम्मद शाह रंगीला को करना पड़ा था। मोहम्मद शाह ने नादिर शाह के विरोधियों को शरण दे रखी थी और मुगल सैनिकों ने नादिर शाह के दूत की जलालाबाद में हत्या कर दी थी। इससे नादिर शाह क्रुद्ध हो गया और उसने इधर आक्रमण किया 1739 ईस्वी में। देखिए, नादिर शाह है, उसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। उसने 13 फरवरी को करनाल के युद्ध में मुगल सेना को बहुत बुरी तरीके से हरा दिया था। निजामुल मुल्क ने 50 लाख रुपए देकर नादिर शाह को वापस जाने के लिए मनाया था, लेकिन अवध के नवाब सादत खान ने नादिर शाह को सलाह दी कि अगर दिल्ली पर आक्रमण किया जाए तो उसे लूट में 20 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। नादिर शाह ने दिल्ली में प्रवेश किया। 57 दिनों तक दिल्ली में भयंकर लूटमार कत्ले आम मचाया था और जाते समय वो मुगलों का तख्ते ताउस और विश्व के सबसे महंगे हीरे कोहिनूर को भी अपने साथ ले गया था। इस प्रकार उसने लगभग यहाँ बताया जाता है कि 70 करोड़ रुपए की लूट की थी। उसने सादत खां से 20 करोड़ रुपए की मांग की, जो सादत खां ने
पूरी नहीं की, इसलिए सादत खां को आत्महत्या करनी पड़ी थी। मोहम्मद शाह के काल में ही नादिर शाह के उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली ने 1748 में भारत पर आक्रमण किया और मच्छीवाड़ा के समीप मणिपुर में शहजादा अहमद शाह से वो पराजित हुआ। नादिर शाह ने अब्दाली के बारे में कहा था कि मैंने अब्दाली जैसे चरित्र का व्यक्ति सारे ईरान, तुरान और हिंदुस्तान में नहीं देखा है। अहमद शाह अब्दाली को दुर्रत दुर्रानी या युग का मोती कहा गया है। आज की कड़ी में इतना ही करेंगे। इससे आगे वाले भाग में शेष उत्तर मुगलकालीन शासक, बाजीराव प्रथम के बाद का मराठा साम्राज्य और उभरती हुई यूरोपीय शक्तियों के बीच की प्रतिद्वंद्विता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।